हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं, जो 27 जून 2025 को डिस्कस कराया गया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 10 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जाके डिस्क्रिप्शन में आप लोग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग बाकी के 10 वीडियोज़ देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 11 नंबर सेट है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसमें भी जो कृषि किया करते थे वो लोग गेहूं और जौ का मुख्य रूप से कृषि करते थे। और साथ ही याद रखेंगे कि जो मिठास के लिए प्रयोग किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। याद रखेंगे कि शहद का प्रयोग जो है मिठास के लिए किया जाता था। और कृषि में मुख्य फसल जो थी गेहूँ और जौ थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में स्थित था। तो गुजरात में स्थित हो जाएगा लोथल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोथल था यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। याद रखेंगे लोथल जो था यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित था। साथ ही याद रखेंगे कि जो कालीबंगन है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित था। उसके बाद रोपड़ जो है, रोपड़ पंजाब में स्थित था। उसके बाद है बनावली या बनवाली बोलते हैं उसको, यह जो है हरियाणा में स्थित था। तो इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा कालीन जो कालीबंगन है, जहाँ से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे, यह राजस्थान में स्थित था। उसके बाद है रोपड़ पंजाब में स्थित था, बनावली हरियाणा में, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तंबाकू जो है यह भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो जो 16 महाजनपद है इनकी सूची जो है यह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में है। और साथ ही याद रखेंगे कि जैन धर्म के भगवती सूत्र, याद रखेंगे कि भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र जो है यह जैन धर्म का सूत्र है, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन है। उसके बाद अंगुत्तर निकाय जो है इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय दिया हुआ है, इसीलिए जो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो भयानक सेना का स्वामी यानी उग्रसेन जो कहा जाता था यह महापद्म नंद को कहा जाता था। साथ ही याद रखेंगे कि जो महापद्म नंद थे यह नंद वंश के संस्थापक थे। याद रखेंगे कि नंद वंश का जो स्थापना है यह महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। और जो महापद्म नंद है इनकी उपाधि थी, इनको बोलते थे एकराट। याद रखेंगे कि एकराट जो है यह महापद्म नंद को बोलते थे। साथ ही महापद्म नंद को एक और बोलते थे सर्व छत्रांतक जो है यह महापद्म नंद को ही बोला जाता था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक थे। तो त्रिपिटक में शामिल थे विनय पिटक, उसके बाद था एक सूत पिटक और एक था अभिधम पिटक। तो यह 3 पिटक थे बौद्ध धर्म में। अभिधम पिटक, इन तीनों का जो रचना किया गया था यह पाली भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का जो वर्णन किया गया है यह अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रथम शिलालेख है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। जो दूसरा शिलालेख है, दूसरे शिलालेख में पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा के बारे में व्यवस्था की गई थी दूसरे शिलालेख में। और जो 12वां शिलालेख है, तो 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। और जो 13वां शिलालेख है यह कलिंग युद्ध से
या कलिंग युद्ध के विजय का वृत्तांत उसमें वर्णन किया गया है। तो चारों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को 2 से मिलाना है। पहले प्रांत का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसकी राजधानी दी हुई है। तो यह सभी जो है मौर्य प्रांतों की राजधानी है और मौर्य प्रांत दी हुई है। जो उत्तरापथ है तो उत्तरापथ का राजधानी हो जाएगा तक्षशिला। उसके बाद दक्षिणापथ का राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती जो राष्ट्र है इसका राजधानी उज्जैनी हो जाएगा। और प्राची जो पूर्वी प्रदेश है इसका जो हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4। याद रखेंगे उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला हो जाएगा, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का उज्जैनी और प्राची का पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश था, इसका संस्थापक जो था शिमुक था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सातवाहनों की जो राजधानी थी, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। याद रखेंगे कि सातवाहनों की जो राजधानी थी यह प्रतिष्ठान में स्थित थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो चरक और जो नागार्जुन थे यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो नागार्जुन है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। याद रखेंगे भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है। नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद जो है भारत पर कण्व का राज हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि देवभूति जो है यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। याद रखेंगे कि शुंग वंश का अंतिम शासक का नाम था देवभूति। तो देवभूति की जो हत्या की गई थी यह की गई थी वासुदेव के द्वारा। वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या करके वासुदेव के द्वारा ही कण्व वंश की स्थापना की गई थी। इतने बातों को आप लोग याद रखिएगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति, इसकी हत्या वासुदेव के द्वारा की गई और कण्व वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। पहले जो है राज्य का नाम दिया हुआ है, फिर उसकी राजधानी दी हुई है। तो सबसे पहले जो है शुंग हुआ, शुंग की राजधानी जो हो जाएगी विदिशा हो जाएगी, चेदी का हो जाएगा कलिंग हो जाएगा। उसके बाद सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान या पैठन बोलते हैं, और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट मिलान हो जाएगा। याद रखेंगे शुंग की राजधानी विदिशा हो जाएगी, चेदी का हो जाएगा कलिंग हो जाएगा। यहाँ के अनुसार राजधानी इसमें कलिंग दिया हुआ है तो शक्तिमत नहीं कलिंग हो जाएगा। सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान या पैठन हो जाएगा, और कुषाण का हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह ने असरफी, रुपया और दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने थे वे हैं। तो जो असरफी बना था तो असरफी सोने का बना था। उसके बाद रुपया जो बना था या चांदी का बना था, और दाम जो बना था या तांबे का बना था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि शेरशाह जो है, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, और शेरशाह ने असरफी, रुपया और दाम नामक जो सिक्के हैं यह सोने, चांदी और तांबे के रूप में चलवाए थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यह हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क से पहले आया था भारत में, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क है इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उनको हरा करके गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा कि 1510 में बीजापुर पर कब्जा किया गया था, या यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो यह था वेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे कि 1759 में जो हुआ वेदरा का युद्ध, इसके कारण अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था इसमें, और इसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी, प्रभुत्व खत्म हो गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, तो 1760 में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था युद्ध, फ्रांसीसियों के बीच में, और यहाँ से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो खत्म हो गया था वांडीवास के युद्ध के बाद। साथ ही याद रखेंगे प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, और अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वह था लॉर्ड क्लाइव था। साथ ही याद रखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो रहा था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है?
तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज का स्थापना किया गया था। याद रखेंगे कि आर्य समाज का स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था और वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया था यह दयानंद सरस्वती को के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टर्म। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत में जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत की आज़ादी के समय इटली जो थे यह प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और आज़ादी के समय इटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का जो चिन्ह है क्या निश्चित किया गया था। तो 1857 की जो क्रांति था उसका चिन्ह लिया गया था कमल और रोटी। तो रोटी यहाँ पे ऑप्शन जो ए हो जाएगा, कमल और चपाती, चपाती को ही रोटी बोलते हैं, तो कमल और चपाती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे थे यह हैं अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सबसे युवा अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। यह अधिवेशन हुआ था 1923 में, तो 1923 का अध्यक्षता किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जिसमें वे सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 फरवरी 1928 को, डेट याद रखेंगे कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था और यह एक व्हाइटमैन कमीशन था, यानी इसमें जो थे सभी ब्रिटिश ही शामिल थे। और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जो है लाला लाजपत राय की पीठ पर लाठी का प्रहार किया गया, जिसमें वो घायल हो गए थे। और साथ ही याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है। याद रखेंगे शेरे पंजाब जो है, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है अस्पृश्यता का अंत, यह अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध जो संरक्षण है यह अनुच्छेद 23 नहीं, यह अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। याद रखेंगे कि अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण दिया हुआ है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो धर्म की स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 25 में है, यह सही है। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है यह अनुच्छेद 29 में है। और जो अनुच्छेद 23 दिया हुआ है, यहाँ पे अनुच्छेद जो 23 दिया हुआ है यह दिया हुआ है बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। जो पहला सूची दिया हुआ है, पहले सूची में संविधान का अनुच्छेद है और दूसरे में अंतर्वस्तु दिया हुआ है। तो जो अनुच्छेद दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुच्छेद दिया हुआ है अनुच्छेद 54, यह भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें है। उसके बाद अनुच्छेद 75 जो है यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में है। उसके बाद अनुच्छेद 155 जो है यह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 जो है यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे अनुच्छेद 54 जो है यह राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है और 164 जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गलत को चूज करना है। पहला दिया हुआ है 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में भाषा दिए हुए हैं जिसमें 22 भाषाएं शामिल की गई है। और दूसरी अनुसूची जो है इसमें दी गई है संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप जो है ये अनुसूची 3 में दी हुई है। याद रखेंगे कि शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप अनुसूची 3 में है
और अनुसूची 2 है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक जो पद के अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो चौथी अनुसूची है ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, और जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में बंद है, यह दल बदल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है यह भी सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। पहले सूची में जो है संवैधानिक प्रावधान है और दूसरे सूची में उसका सोर्स जो है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं यह लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। फिर उसके बाद है केंद्र राज्य संबंध यानी संघात्मक शक्ति जो है यह ली गई है कनाडा से, और मंत्री स्तरीय जो सरकार है मंत्रिमंडलीय सरकार यह ब्रिटेन से ली गई है। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है जो 36 से 51 में वर्णित है यह आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और केंद्र राज्य संबंध जो है संघात्मक व्यवस्था यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा पहले 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर का 3 हो जाएगा, 4 के बाद 3, उसके बाद जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 1 2 ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 26 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यह कहा गया है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में जो है संसद का जिक्र किया गया है, और जो अनुच्छेद 80 है इसमें राज्यसभा का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 80 में किया गया है, और अनुच्छेद जो 79 है 79 इसमें संसद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति होता है यह राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है यह अनुच्छेद 123 में दी हुई है। याद रखेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है यह अनुच्छेद 123 में होती है, और जो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है यह होता है राज्यपाल। याद रखेंगे कि राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होती है, यह हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा जो अध्यक्ष जो हैं यह सांसदों के बीच से ही चुने जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुख, इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और साथ ही यह तीनों सेना प्रमुखों के प्रमुख होते हैं, यानी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं यह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी यह भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में किया गया है, और जो हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय उसका जो वर्णन किया गया है 214 में किया गया है। हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे कि हाई कोर्ट का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 214 में किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का 124 में किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान जो है वह तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है, और राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान जो है यह प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट क्षेत्र जो होते हैं उनका सह अस्तित्व, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा गेहूं हो जाएगा। जो हरित क्रांति है इसमें गेहूं में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। साथ ही याद रखेंगे कि जो हरित क्रांति है
तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं ये हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखेंगे कि एम.एस. स्वामीनाथन जो है यह भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और एक है नॉर्मन बोरलॉग। तो जो नॉर्मन बोरलॉग हैं यह विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि भारत के द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हरित क्रांति को अपनाया गया था। याद रखेंगे कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हरित क्रांति को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत दिया हुआ है। जो फूलों की खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, जो कि सही है। फसलों की जो खेती होती है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, ना कि एग्रोनॉमी बोलते हैं। यह गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी है सब्जियों की खेती, जो कि ओलेरीकल्चर होती है, यह हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट होता है, इसलिए यह भी सही हो जाएगा। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर बोलते हैं, जो कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है, फलों की खेती को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं, जो कि यह भी पोमोलॉजी, यह भी सही है। तो इसमें सही नहीं है, फसलों की खेती यह हो जाएगा एग्रोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। तो प्रथम जो योजना है, प्रथम योजना यह सामुदायिक विकास से संबंधित था। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह संबंधित था तीव्र औद्योगिकरण से। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना था यह हो जाएगा आधारभूत उद्योगों के प्रसार से। उसके बाद था चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता के साथ विकास हो जाएगा। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित रही थी। याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह सामुदायिक विकास से संबंधित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्योगों के प्रसार से संबंधित था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास से संबंधित रहा था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम से संबंधित रहा था। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5, फिर 4 हो जाएगा। 2 1 3 5 4 मिलान हमारा हो जाएगा। 2 1 3 5 4 ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो है यह हो जाएगा बुध हो जाएगा, फिर उससे दूर शुक्र हो जाएगा, फिर उसके बाद पृथ्वी आता है, फिर उसके बाद मंगल आता है, फिर मंगल के बाद जो है बृहस्पति आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, फिर बृहस्पति के बाद जो है शनि आता है, और फिर शनि के बाद जो है अरुण आता है, और अरुण के बाद जो है वरुण आता है। याद रखेंगे कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, उससे दूर पृथ्वी है, उससे दूर मंगल है, फिर उससे दूर बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, फिर उसके बाद अरुण है, फिर उसके बाद वरुण है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो यह हो जाएगा हीलियम। याद रखेंगे कि दूसरा जो सबसे अधिक पाया जाता है यह सूर्य की सतह पर यह पाया जाता है हीलियम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य की सतह पर जो है नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम आयन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, सही उत्तर को चुनना है जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल होता है, उसी को हम लोग परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है परिवर्तन मंडल, सबसे पहले ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। परिवर्तन मंडल होता है यानी क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यस्थल मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद जो होता है सबसे ऊपर आयतन मंडल होता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। तो जो पहले हो जाएगा विली विली, तो विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद जो हरिकेन है, हरिकेन तूफान जो होता है, हरिकेन जो होता है यह अमेरिका का हो जाएगा। फिर उसके बाद है टाइफून, टाइफून जो हो जाएगा यह चीन का हो जाएगा। और उसके बाद है बोगी जो कि फिलीपींस का हो जाता है। तो याद रखेंगे कि विली विली ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। उसके बाद हरिकेन जो है अमेरिका का हो जाएगा। अगला है टाइफून, टाइफून जो है चीन का हो जाएगा। और बोग्यो जो है यह फिलीपींस का हो जाएगा। यह सभी जो है तूफान है, चक्रवाती तूफान है। इनको ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है
और अमेरिका में जो है हरिकेन कहा जाता है। टाइफून जो है चीन में कहते हैं और बोग्यो जो है बाग्यो कहते हैं फिलीपींस में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 3। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलान करना है। पहले झीलों के नाम दिए हुए हैं, फिर उसके बाद उससे संबंधित देश का नाम दिया हुआ है। तो पहले है अरल सागर। जो अरल सागर है यह कजाकिस्तान में है, तो ए का मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। उसके बाद है मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो 2 का मिलान 3 हो जाएगा। अगला है ग्रेट बियर झील। तो ग्रेट बियर झील जो है उसके बाद ये कनाडा में है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आयर झील जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अरल सागर है, तो अरल सागर कजाकिस्तान में है, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसके बाद ग्रेट बियर झील जो है कनाडा में है, उसके बाद आयर झील जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य हो जाएंगे, एक यूटी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर उसके बाद राजस्थान, पंजाब और गुजरात है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। पहले में शिखर का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद पर्वत का नाम दिए हुए हैं। तो जो अनाईमुडी है यह अन्नामलाई पर्वत का शिखर है, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है दोदा बेटा यह नीलगिरी का शिखर है। उसके बाद है धूपगढ़ी, तो धूपगढ़ हो जाएगा सतपुड़ा का शिखर है, और गुरु शिखर जो है यह अरावली का शिखर हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। याद रखेंगे कि अनाईमुडी शिखर जो है यह अन्नामलाई पर्वत का शिखर है। उसके बाद दोदा बेटा जो है यह नीलगिरी का है, धूपगढ़ी जो है यह सतपुड़ा का है, और गुरु शिखर जो है यह अरावली का है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो वेन गंगा तथा फेन गंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। साथ ही याद रखेंगे कि जो गोदावरी है यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। और जो गंगा है यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई जो है यह 2525 किलोमीटर है। लेकिन साथ ही अगर बोला जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो यह गोदावरी नदी ही हो जाएगी, जिसको बृहद गंगा बोलते हैं और दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा कावेरी होती है, लेकिन दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा या गोदावरी होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 है, ओपेक का अर्थ क्या है। तो ओपेक का जो अर्थ हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि ओपेक का जो अर्थ हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ओपेक का जो स्थापना किया गया था, ओपेक का स्थापना 1960 में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है यह वियना में स्थित है। वियना ऑस्ट्रेलिया में जो है ओपेक का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप है, डीआरडीओ से क्या आशय है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी डीआरडीओ का जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1958 में, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे कि डीआरडीओ का स्थापना 1958 में किया गया था, और साथ ही याद रखेंगे कि 1958 में नासा का भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में जो श्वसन होता है, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फेफड़ा यानी फुफ्फुस हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो क्लोम के द्वारा होता है, यह मछलियों में क्लोम के द्वारा श्वसन होता है, और त्वचा के द्वारा जो श्वसन होता है यह मेढक इत्यादि में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन इसमें मेढक दिया हुआ है, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है, और यह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है यह ऑस्मोसिस के कारण होता है, जिसको हम लोग पराशन बोलते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन 1 से अधिक दिया हुआ है, वही पर मतलब
एक्सोओस्मोसिस ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि बहिपरासन के कारण जो है यह होता है। जब एक कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है। यह जो होता है बहिपरासन यानी एक्सोओस्मोसिस के कारण होता है। नेक्स्ट है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे का जो तना होता है, भूमिगत तना जिसको प्रकंद बोलते हैं, इससे हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? तो कुपोषण जो होता है यह अति पोषण से भी होता है, अल्प पोषण से भी होता है और असंतुलित पोषण से भी होता है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो कुपोषण होता है यह सभी से हो जाएगा, अति पोषण, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट जो सर्वाधिक मात्रा होती है यह वसा में होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जो जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं और के होते हैं। यह जो है वसा में घुलनशील है। लेकिन अब जल में घुलनशील पूछा जाए तो यह विटामिन बी और सी हो जाएगा। याद रखेंगे, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है ये हो जाएंगे कीड़ा। विटामिन के, ई, डी और ए जो है यह वसा में घुलनशील है, बाकी जो है बी और सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया है जल में घुलनशील। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में विटामिन ए भी पाया, लेकिन पूछा गया है इसमें विटामिन ए तो पाया जाता है, लेकिन पूछा गया है मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो यह विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है मुख्य रूप से पपीता में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग जो है शरीर के ताप को कंट्रोल करता है? तो ये तो हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा फेफड़ा जो होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है अभी आजकल के आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। पहले इसमें हीलियम का भी प्रयोग होता था, लेकिन अभी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो नाइट्रोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहले पदार्थ का नाम दिया हुआ है, फिर उपयोग दिया हुआ है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत दिया हुआ है, तो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा में होता है, यह सही है। उसके बाद लिथियम बाइकार्बोनेट होता है, यह गठिया के उपचार में इसका प्रयोग होता है, यह भी सही है। और दूधिया मैग्नीशिया जो होता है यह एंटी एसिड होता है, यानी यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह गैस को दूर करने में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी भी सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन बम होता है यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो होता है यह होता है जेनॉन। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसमें जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि दारू पी करके जो गाड़ी चलाते हैं उसको जांच करने के लिए यूज की जाती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बल गुणनफल है। तो बल जो है यह गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल यानी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सलेशन। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो इसका जो कारण होता है
यह जड़त्व होता है, और जड़त्व में भी जो होता है स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा, यानी पहले से जो वो स्टेबल थे, स्थिर थे, इसलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। अगला है फायदोमीटर जो होता है, फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फायदोमीटर का जो उपयोग होता है इस समुद्र की गहराई मापने में होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रवाहित रहा था? तो बिहार का जो है मुंगेर जो हो जाएगा यह अप्रवाहित रहा था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा केवल 5, ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यहाँ पे आरा से जो विद्रोह किया गया था यह किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा, और पटना से जो किया गया था यह पीर अली के द्वारा 1857 का विद्रोह किया गया था। याद रखेंगे कि पटना से जो है 1857 का क्रांति का नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था, और आरा से कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के जो संस्थापक थे यह मजहरुल हक थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह 1916 में किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 है 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 का जब मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें जज जो थे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें जो मुख्य आरोपी रहे थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, जिसमें खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे इन पे जो मुकदमा चलाया गया था यह 144 के धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं। तो स्वामी विद्यानंद जो संबंधित हैं यह किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम अनुयायी सत्याग्रही थे। तो बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री अनुग्रह नारायण यानी एहन सिंह थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि देश में जो है बिहार नहीं देश लेवल पे पूछा जाए, सिर्फ पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो अनुयायी थे यह थे विनोबा भावे। याद रखेंगे। लेकिन यहीं अगर दूसरा पूछा जाए कि दूसरे नंबर के जो सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रही यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो तीसरे नंबर पे थे यह थे ब्रह्मदत्त। याद रखेंगे, तीनों का नाम याद रखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे यह विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद तीसरे सत्याग्रही जो रहे थे यह ब्रह्मदत्त रहे थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। तो सिंपल क्वेश्चन रहे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में। याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे यह शीलभद्र याजी थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य के राज्यपाल को उसकी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राज्य के राज्यपाल को उसकी पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है यह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो बिहार लोक सेवा जो आयोग है जो बीपीएससी, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1916 का जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी यह 3 फरवरी 1916 को की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जिसका जो मुख्यालय है बेतिया में स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो सबसे बड़ा जिला पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले लगते हैं, उसमें शामिल है पहले तो है कटिहार, फिर उसके बाद है
उसके बाद है पूर्णिया और फिर उसके बाद है एक है किशनगंज। यह जो है पश्चिम बंगाल से लगते हैं और जो नेपाल के साथ लगते हैं उसमें है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो किशनगंज जो है यह दोनों में मिल रहा है, यानी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है और नेपाल दोनों के साथ लगाता है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा हमारा किशनगंज, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। तो यह जो है विंध्य चट्टान जो है प्री कैम्बियन युग में विस्तृत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले जो है इसका जो निर्माण हुआ है यह विंध्य चट्टान यानी प्री कैम्बियन युग में हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र जो हो जाएगा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 80 नंबर का सत्र हुआ है इसका जो अध्यक्ष चुना गया है यह है एनालेना बेरबाक, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे जो एनालेना बेरबाक हैं यह जर्मनी के हैं, याद रखेंगे कि जर्मनी की हैं एनालेना बेरबाक, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वें सत्र की अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 2025 का IPL मैच जो है RCB से किस टीम को हरा करके जीत हासिल किया गया है। तो यह हो जाएगा ये पंजाब किंग्स हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है, पंजाब किंग्स जो है पंजाब किंग्स को हरा करके RCB ने यह खिताब जीता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला लिया है। तो केंद्र सरकार ने जातियों की गणना के साथ साथ जो है जनगणना कराने का फैसला लिया है, यह लिया है 2027 में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 79। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत के किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो यह जो समझौता किया गया है यह किया गया है नॉर्वे के साथ, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल जो है नॉर्वे के साथ मिलकर के नॉर्वे की कंपनी के साथ मिलकर के विकसित करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य के द्वारा बनाया जाएगा। तो ब्रिज हेल्थ इंडेक्स जो है यह बिहार के द्वारा बनाया जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि माउंट एटना, याद रखेंगे कि माउंट एटना यह ज्वालामुखी है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो यह जो है इटली में है। याद रखेंगे कि माउंट एटना जो है इटली में है जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खींचन और मेनार, याद रखेंगे कि खींचन और मेनार दो रामसर स्थल है जो हाल ही में भारत के रामसर स्थल में शामिल हुआ है, किस राज्य में स्थित है। तो यह राजस्थान में स्थित है। याद रखेंगे कि खींचन और मेनार जो है यह रामसर स्थल राजस्थान में स्थित है जिसे अभी रामसर सूची में शामिल किया गया है। और अभी जो है हाल में टोटल रामसर स्थल की जो संख्या है भारत में टोटल 91 हो गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजन किया गया है। तो 12 दिवसीय गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया है यह पटना में किया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो किया जा रहा है पटना के कंगन घाट पर किया जा रहा है। याद रखेंगे कि पटना के कंगन घाट पर जो है 12 दिवसीय गंगा महोत्सव का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन या बॉल नहीं वॉल हो जाएगा। अरावली ग्रीन वॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने किया है। तो अरावली ग्रीन वॉल पहल की जो शुरुआत है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना है। तो लेजर हथियार का प्रयोग करके दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश जो बना है यह इजराइल बना है। इजराइल के संसद का जो नाम है इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। और साथ ही याद रखेंगे कि इजराइल का जो मुद्रा है उसे हम लोग बोलते हैं न्यू शेकेल। याद रखेंगे कि न्यू शेकेल जो है यह इजराइल के मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 86 है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन राज्य प्रथम राज्य बना है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो है हरियाणा प्रथम स्थान पे है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये हैं कुश मैनी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो कुश मैनी है ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में
पोल पोजीशन से जीत करके हासिल करने वाले, फार्मूला 2 की रेस के जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड। ओमिटेड मतलब इसको मिटाया जा सकता, मतलब इसका जरूरत नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग, तो हेडिंग का जरूरत होता है, फ्रेज का जरूरत होता है और सब हेडिंग का जरूरत होता है। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी साइनोनिम के जैसा कौन सा हो जाएगा, प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट का जो साइन हो जाएगा यह टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, यानी यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस चूज करना है। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, यह जो है पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमें चूज करना है एक्टिव वॉइस। इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा यह हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे मैथ्स है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो 91 है, 91 का जो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है 92, 92 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 66 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93, 93 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। उसके बाद है 94, 94 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा इसका। अगला है 95, 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 7,000 रुपया। उसके बाद है 96, 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 डिग्री। नेक्स्ट है 97, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है 98, 98 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 99, 99 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1:1:1।